तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेटिव स्टडी पर। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट जो बुक आया है उसका सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 8 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ इसमें सेट नंबर 21 से 25 तक उसका भी पूरा फुल डिस्कशन मैथ रीजनिंग के साथ किया हुआ है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 9 का। पहला क्वेश्चन है कि सही कथन को पहचानिए। सही कथन पहचानना है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? न्यूटन बल का मात्रक है। तो यही तो सही है ना। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन होता है, तो ये वाला सही है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है न्यूटन शक्ति का मात्रक है। ये गलत है क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और जूल जो है ये कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का ऐसा है मात्रक जूल होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और रही बात न्यूटन का, तो न्यूटन से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि न्यूटन गति का कितना नियम दिया था? तो 3 नियम दिया था। ठीक है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है, अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगे। दूसरा नियम क्या है कि किसी पिंड के संवेग में बदलाव की दर उस दर पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है और साथ ही यह बदलाव बल की दिशा में होता है। और बल का जो न्यूटन का पहला नियम है उससे क्या होता है? बल की परिभाषा पता चलता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि बल का व्यंजक जो है यानी कि बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से पता चलता है? तो दूसरा नियम से ना। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है। तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा समान और उसके विपरीत है ना प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। तो ये 3 नियम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो होता है डाइन। ठीक है। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन और बल का बीमा क्या होता है? MLT-2 होता है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है, ये सब अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए और निश्चित रूप से आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कवक, है ना। इसका करेक्ट आंसर है कवक कहा जाता है। ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आता है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको 2 क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। एक याद रखना है शब्द आपको साफ काम। ठीक है। साफ काम, इससे याद रहेगा क्या? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि साफ काम यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आएगा कि शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। ये याद रखना है, लाइकेन। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है शिवालिक, है ना। याद रखना है इसे, शिवालिक है। ठीक है। और हिमालय के बारे में कुछ और भी जानते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा कि किसे भीतरी हिमालय भी कहा जाता है? तो हिमाद्री को, है ना, हिमाद्री को भीतरी हिमालय भी कहा जाता है और हिमाद्री को ही बृहद हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। और बात करते क्या? हिमाचल को मध्य हिमालय कहा जाता है या तो लघु हिमालय कहा जाता है। ठीक है। फिर समझिए, देखिए, हिमाद्री को बृहद हिमालय कहा जाता है या तो भीतरी हिमालय, और हिमाचल को मध्य हिमालय या तो लघु हिमालय कहा जाता है, और शिवालिक को बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट है सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1828 में। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है। अच्छा, एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम याद रखना है जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय है। ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है ना। कतई जहर प्रश्न है, ये सब प्रश्न निश्चित रूप से एग्जामों में हमेशा रिपीट होते रहता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी है, ठीक है। दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी है, ठीक है। फिर समझिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी, लेकिन ये दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी है ना, की जब लग जाएगा तो कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। या तो पूछे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो वो गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर है, ठीक है। 25-25 याद रखना, ठीक। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। और एशिया का और भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है कार्बन के मिलाने से, ठीक है। कार्बन मिलाने से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है, तो इसमें बताया था आपको भोजन, एक होता है भोजन यानी कि फूड, भोजन को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? फूड। तो फूड फ्लोएम, फूड का वहन होगा खाद्य पदार्थ का फ्लोएम। और एक होता है जल का, जल का वहन कौन करता है? तो जल जाइलम, जल जाइलम, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, जल जाइलम और फूड फ्लोएम, ठीक है। तो ये मतलब पूछा क्या? खाद्य पदार्थ यानी भोजन का वहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम ये क्या? जटिल ऊतक है, ये भी याद रखना है। ये क्या है? जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जटिल अस्थायी ऊतक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो कपड़े धोने की मशीन ये करेगा किस पे? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। कपड़े धोने की मशीन हो या तो ये क्या अपकेंद्रीकरण पे कार्य करता है, या तो दूध से क्रीम निकालने की मशीन जो है ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? एक आभासी बल होता है जो किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति पैदा करता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या सिंपल में पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र है रावत भाटा में, है ना। रावत भाटा राजस्थान, रावत राजस्थान, है ना। रावत भाटा कहाँ है? परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में है, ठीक है। और परमाणु विद्युत संयंत्र से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जैसे पूछेगा तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ है? तो तारापुर है महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र जो केंद्र है वो तारापुर ही है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। नरौरा पूछेगा कहाँ है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र वो उत्तर प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में, काकरापार गुजरात में। कूडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। कूडनकुलम और कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र ये तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार का मतलब होता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आता है अनुच्छेद 21 में आता है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, यही वो अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता या वाक्य भाषण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। और ये सभी अनुच्छेद किस में आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार ये किस भाग में? तो भाग 3 में है।
और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अच्छा, कुछ अनुच्छेद जो कि समानता का अधिकार अनुच्छेद है वो याद रखना है, जैसे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 में क्या है? इसमें है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, और धर्म, जाति और लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये किस अनुच्छेद में? 15 में। अवसर की समानता 16 में। और अस्पृश्यता का अंत 17 में। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो वो था मनुच्ची या तो मनुक्की। ठीक है, ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। अरे शाहजहाँ ये किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, अब याद रखना यहाँ क्या, बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ, और शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, फिर समझिए, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ, शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, तो ये सीरियल से आपको याद रखना है। शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक था? तो शाहजहाँ का शासनकाल था 1628 से 1658 तक। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आएगा जैसे कि ये वास्तुकार में के क्षेत्र में ये इसके शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जगह का ये निर्माण करवाया था, जैसे कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण ये शाहजहाँ ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और रेशम बाग का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शालीमार बाग का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है क्या, और दीवाने खास है ना, एक है दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखना क्या, मत जा रेशमा दीवानी है ना, मत जा यानी कि हो गया क्या, मोती मस्जिद, तो से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, ये सभी का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। रेशमा दीवानी, रेशम बाग, शालीमार बाग, दीवानी यानी दीवाने खास का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है आपको कि जो मोती मस्जिद है, तो आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, लेकिन दिल्ली के लाल किला में एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में अधातु बताएं। तो अधातु कौन सा है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या गैस है, ये लोहा धातु है, ये भी सोडियम धातु है। फ्लोरीन क्या है? ये अधातु है, इसका परमाणु संख्या 9 है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अधातु में क्या होता है? अधातु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है मालूम? अधातु के बाहरी कोश में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और धातु के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि जिनके बाहरी कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? धातु, अधातु, उपधातु। तो याद रखना है 1, 2, 3 जिसके अंत में होगा बाहरी कक्षा में तो वो धातु होगा, और 4, 5, 6, 7 ये सब अधातु होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो शंख पाली है ना, इसका करेक्ट आंसर है शंख पाली है ना। मस्तिष्क से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, पूछेगा ईईजी का संबंध किससे है? ठीक है, ईईजी का संबंध किससे है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। और एक इसी तरह आएगा ईसीजी। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, ईसीजी जो है ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो चेरनोबिल महाविपदा ये है रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रदूषण का ये परिणाम है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये यूक्रेन में है। नेक्स्ट है, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो ये हुआ था किस कारण से? ये हुआ था थोरियम के कारण से ना, ऑप्शन नंबर 3
केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो थोरियम के कारण से हुआ था। थोरियम से क्वेश्चन याद रखना आपको कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केरल में होता है, ठीक है। केरल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना आपको, जैसे कि केरल की बात कर रहे हैं, थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कौन सा है? केरल है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का है। शांति घाटी यानी कि क्या साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो कौन सा अवयव करता है? तो ये करता है कौन? किडनी, है ना, गुर्दा, जिसको बोलते हैं ब्रिक या तो किडनी, ठीक है। ये स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है किडनी, ठीक है। अच्छा, किडनी की इकाई क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन कहलाता है। किडनी की इकाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। किडनी की इकाई नेफ्रॉन। इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है तंत्रिका तंत्र की इकाई। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन, ठीक है। तो ये दोनों कभी भी मिले एक तो दोनों को रिवीजन करना, ठीक है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतर्वृष्ट वृद्धि से। अंतर्वृष्ट वृद्धि से ये संबंधित है। बात करते हैं द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 8 अप्रैल 2000 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है। पहली हरित क्रांति कब हुआ था? तो वो 1965 से 68 के बीच हुआ था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को, है ना। विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग हो गया। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, जिसे 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। और श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो वर्गीज कुरियन है, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वर्षा होती है ना। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ठीक है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना यहाँ कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, ठीक है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम मेघालय में होता है ना, मेघालय के मासिनराम में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लद्दाख की राजधानी लेह में, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ठीक है। अच्छा, भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? तो ये पुर्तगाल ही था, ठीक है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश पुर्तगाल था। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वो था वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में केरल के कालीकट पर आया था। और वास्को डी गामा का केरल के कालीकट पर स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? आपको याद करवाए थे आत्महत्या यानी सुसाइड। सुसाइड यानी कि सोसो, है ना। सोसो देखिए ऑप्शन में कहाँ आता है? ये लाइसोसोम है ना, लाइसोजोम यहाँ लिखा है लेकिन लाइसोसोम होता है, ठीक है। लाइसोसोम ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है ना। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो समान सिविल संहिता जो है ये है अनुच्छेद 44 में, है ना। देखिए याद ऐसे रखना है, काफ़ी आसान रहेगा। देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा हिंट करके याद रहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। समान सिविल संहिता पूछा तो समान अंक वाला देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में, है ना, 4 है ना। तो समान अंक वाला, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। अच्छा, भारत की में सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो भी यही है ना, NH-44 है ना, NH-44, ठीक है। और ये अनुच्छेद 40 भी कतई जहर है, ये याद रखना है इसको। क्या है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो गोदावरी और कृष्णा को, ना, गोदावरी और कृष्णा को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो ये प्लासी का युद्ध से संबंधित है, जो कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, है ना, यानी कि ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इसमें जो मीर जाफ़र है ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, ठीक ना। और यही मीर जाफ़र है ना सिराजुद्दौला को धोखा दिया, तो फिर सिराजुद्दौला इस युद्ध में क्या हुआ? हार गया था और मारा गया था, ठीक है। तो मीर जाफ़र ये प्लासी का युद्ध से संबंधित है। और एक है मीर कासिम, उससे प्रश्न याद रखना है। मीर कासिम में क्या है? मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। नेक्स्ट है ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है, तो क्या होता है? निम्न होता है। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु निम्न होता है, ठीक है, तो याद रखना है। और बात करते हैं समुद्र में जो छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो आर्द्र पवनें ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है ना, समुद्र से स्थल की ओर बहती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। यही है जो कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.21 बिलियन है ना, 121 करोड़ है लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, 1.21 बिलियन है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? अब आपको याद करवाए थे थोड़ा सा हिंट करके, तो आसानी से दिमाग में आ जाएगा। हीराकुंड यानी हीरा महान लोग पहनते हैं। अब देखिए महान कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में है ना, तो याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीरा महान लोग पहनते हैं, इसको ऐसे याद रख लेना, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध से क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है? विश्व की सबसे लंबा बांध है। मान लो विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो भारत का भी है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध है, ठीक है, जो कि कहाँ है? ये उड़ीसा में है, महानदी पर है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। याद कैसे रखना है? नागा अर्जुन, देखिए महाभारत में कौन था? अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान थे। तो अर्जुन नागा अर्जुन सागर यानी कृष्णा, है ना, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो व्यू स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो व्यू स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट है छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो छऊ किसका है? तो झारखंड का और बंगाल का भी है, लेकिन झारखंड यहाँ ऑप्शन में है, तो झारखंड का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ, ठीक है। अच्छा झारखंड से एक प्रश्न और भी आएगा कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार ये झारखंड में ही मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं? तो सभी फार्मूला ऐसे है ना, बराबर बराबर के साथ शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, 31 का 4 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुंदरवन, है ना, किस क्षेत्र में? सुंदरवन में, ठीक है। हेलोफाइट की बात करते हैं तो क्वेश्चन आएगा कि खारे मिट्टी में या तो नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट ही कहा जाता है। हेलोफाइट को हिंदी में बोलते हैं लवन मृदोभिद, है ना, लवन मृदोभिद, जो कि खारे मिट्टी या तो नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहा जाता है हेलोफाइट्स, ठीक है।
अच्छा, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जीरोफाइट्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोले? मरुद्भिद। रेगिस्तान में पाए जाने वाले आपका उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद कहा जाता है ना, जीरोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो समदाब रेखा दबाव से संबंधित, ये सही है। समवर्षा रेखा धूप से, ये नहीं, समवर्षा यानी वर्षा से संबंधित होना चाहिए, तो ये पूछा गलत कौन से, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी समताप रेखा तापमान से, आइसोहेलिन खारापन से। नेक्स्ट है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्ट प्लस टैब का, ठीक है। विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो को प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्सर को दाईं और अगले बड पर मूव कराने हेतु। कर्सर को दाईं और अगले बड पर मूव कराने हेतु। नेक्स्ट है, NSDL का विस्तारित रूप क्या है ना? NSDL का फुल फॉर्म पूछा है, तो NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। NSDL की स्थापना अगर पूछ दे तो अगस्त 1996 में हुआ था NSDL की स्थापना। नेक्स्ट है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1879-80 में, 1879-80 में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका 39। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा है? थीमेटिक है ना, थीमेटिक। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जो है वो क्या बोलते हैं उसको? थीमेटिक, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो केला का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? वो है अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति। केले का है ना, अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग है केला का, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से मैथ रीजनिंग शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेट नंबर 9 का GK GS का पूरा प्रश्न होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, कब किया जाएगा, है ना। चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और आज का क्वेश्चन है कि नासा और इसरो यानी कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं RPF कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है, ठीक है, चक्षु प्रकाशन का ये। इसमें क्या है, पिछले 5 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और एग्ज़ाम के नए पैटर्न पर इस पर 20 प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो यदि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से एक कॉम्बो पैक लॉन्च किया गया ना, एक कॉम्बो पैक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको मिलता है स्टडी गाइड, ठीक है, सामान्य ज्ञान और रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ्स और रेलवे सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो इस पैक को लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसे आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं।